तो आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया जा रहा है, आप सभी को पता है। और लगातार आप सभी लोगों को क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज की इस क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों को मैंने प्रतिरोध के बारे में बताया था, यहाँ तक हो गया था। आज आगे हम लोग सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। ठीक है, अगर कोई तार है, जैसे मान लीजिए तार है और इसको हम खींच दें, मतलब इसकी लंबाई में वृद्धि कर दें, जितना ये तार है इसकी लंबाई में अगर वृद्धि हो जाएगा तो एक बार दिमाग से सोचो इसमें क्या परिवर्तन होगा। आप कहेंगे इसके जब लंबाई को खींचा जाएगा तो पहली बात तो इसकी लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मतलब लंबाई पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी बदल जाएगा आपका, इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी आपकी बदल जाएगी। ठीक, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, तो घनत्व तो नहीं बदलेगा और पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। ये दो चीज़ें आपकी नहीं बदलेंगी। अब कहा यह जाता है, प्रश्न में ये कहा जाता है कि जब इस चालक तार की लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के पश्चात इस चालक तार के प्रतिरोध पर पहले प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात इतनी टाइम जो प्रतिरोध है और इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन कितने गुना बढ़ेगा। अभी यहाँ पर देखिए दो स्थितियाँ हैं, बहुत ही डिटेल से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद दो आपको यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं। आगे संबंध, वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, साथ ही में आप सभी लोगों को धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध भी इसी क्लास में कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास, माना चालक तार जो है हमारे पास, जो भी मैंने दिखाया है, मान लो हमारे पास एक चालक तार ये वाला, तो माना इस चालक तार की लंबाई स्मॉल l1 तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ज़्यादा लाइन में नहीं लिखेंगे, वो a1 है। तब इस चालक तार का जो आयतन हो जाएगा v1 बराबर वो आपका a1 इंटू l1 हो जाएगा। भाई आयतन का मात्रक भी मीटर क्यूब होता है और a1 l1 का मल्टीपल जब आप मात्रक मल्टीपल करोगे तो मीटर क्यूब ही आएगा। अच्छा, तो इस स्थिति में आप सभी लोगों ने पढ़ा है चालक तार का जो प्रतिरोध होगा R बराबर सूत्र होता है रो एल अपान में ए, होता है कि नहीं होता है। तो मान लीजिए कि पहले जब चालक तार की लंबाई को नहीं बढ़ाया गया तो उसका प्रतिरोध R1 है, लंबाई L1 है, क्षेत्रफल A1 है। आप सभी लोगों ने माना रो आपका पदार्थ का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो आपका वैसे का वैसा रहेगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसको हम मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब चालक तार की लंबाई को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, लंबाई में परिवर्तन कर देते हैं। तो लिखेंगे चालक तार की लंबाई में, लंबाई को बढ़ाने पर, चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर कितना बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए n गुना बढ़ा रहे हैं। ठीक, चालक तार की जो लंबाई है वो हम n गुना बढ़ा रहे हैं। तो चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर या चालक तार की लंबाई को n गुना बढ़ाने पर, ये लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सफ़ा करके लिख देते हैं। भाई चालक तार की लंबाई मान लीजिए पहले आपकी कितनी थी, L1 थी, अब आपकी हो जाए n इंटू में L1। तो चालक तार की लंबाई को n गुना बढ़ाने पर, ठीक है, जब n गुना बढ़ाएंगे तो जो द्वितीय स्थिति में लंबाई हो जाएगी वो पहली स्थिति में लंबाई का n गुना हो जाएगी, क्योंकि n गुना बढ़ाया जा रहा है। तो द्वितीय स्थिति में चालक तार का जो आयतन हो जाएगा वो आपका A2 इंटू में L2 हो जाएगा, तथा चालक तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे रो L2 बटे में कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। क्योंकि लंबाई को बढ़ाएंगे तो लंबाई में भी परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा और क्षेत्रफल के साथ साथ त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा। तो अगर कहा जाए कि चालक तार की लंबाई को n गुना बढ़ाया जाता है, ठीक, त्रिज्या वाला भी अभी आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे, n गुना बढ़ाने पर, जब n गुना हम बढ़ाएंगे तो देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जब चालक तार की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से एक रिलेशन आ गया, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आयतन पहले रहा है वही आयतन बाद में भी होगा, क्योंकि लंबाई को ही तो बढ़ाया है, आयतन कहीं अलग से कोई मटेरियल आके तो मिलाया नहीं, तो आयतन तो उतना ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा A1 L1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 L2। तो एक रिलेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा, A1 बटे में A2 बराबर L1 बटे में कितना हो जाएगा, भाई देख लीजिएगा आप सभी लोग गलत ना होने पाए, यहाँ पर कितना है आपका L2 है। तो A1 बटे में A2 बराबर हो जाएगा L2 बटे में L1। ठीक, इसको आप थोड़ी देर के लिए चाहे मानना हो तो समीकरण 5 मान सकते हैं।
ये एक रिलेशन निकल के आया। अब हमको चाहिए था प्रतिरोध पर प्रभाव, कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो प्रतिरोध वाली इक्वेशन, ये R1 था, ये R2 है, तो समीकरण 2 और 4 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अभी हमको संबंध पता चलेगा, समीकरण 2 भागे 4 से। समीकरण 2 की वैल्यू है R1 बराबर रो L1 बटे में A1, और समीकरण 2 क्या जो RHS है वो है R2, और RHS में अगर देखें तो आपका है रो L2 बटे में A2। भाई रो तो सेम ही रहेगा, रो तो बदलेगा नहीं, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो R1 बटे में R2 बराबर ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A2 बटे में A1। ध्यान से समझिएगा, A2 ऊपर चला गया, A1 नीचे हो गया, इनटू में आपका हो जाएगा L1 बटे में L2। अब जो प्रश्न कहा जाए, देखिए प्रश्न में क्या कहेगा। अब प्रश्न में ये कहा गया, ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। अब प्रश्न में ये चीज़ कहा गया है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि A1/A2 बराबर L2 बटे L1 होता है। प्रश्न में इन्होंने ये चीज़ कहा है, देखिए भाई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि प्रश्न में ये कहा गया है, लिखेंगे चूँकि कहा गया है कि जो लंबाई है वो पहले की लंबाई के कितना हो जाए, n गुना हो जाए। तो लंबाई में चूँकि परिवर्तन देखने की बात कही जा रही है, तो ये R1 बटे R2 की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको हम L1 और L2 के पदों में व्यक्त कर लेंगे। देखिए A2 बटे A1 के स्थान पर, भाई क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन की बात नहीं कही गई, अर्थात त्रिज्या में परिवर्तन की कोई बात नहीं कही गई। बात ये कही गई कि लंबाई में परिवर्तन किया जा रहा है, तो हम इस पूरे फार्मूला को L के पदों में बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं A1/A2 की वैल्यू कितनी होती है, L2 बटे L1। तो अगर हम A2 बटे A1 की वैल्यू निकालेंगे तो L1 बटे L2 हो जाएगा। तो इस A2 बटे A1 के स्थान पर हम सभी लोग लिख सकते हैं L1 बटे में L2, और गुणे में आपका L1 बटे L2 है ही, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि L1 है ना, L1 का गुणा L1 स्क्वायर, L2 का गुणा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे L2 स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसे देखिए L1 लिख दिया, L2 की वैल्यू कह रहे हैं कि n गुना हो जाए, मतलब द्वितीय स्थिति में जो लंबाई बढ़ जाए वो पहले की लंबाई के कितना हो जाए, n गुना हो जाए, होल स्क्वायर लगा दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो R1 बटे R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 बटे n स्क्वायर। कितनी मिल जाएगी, 1 बटे n स्क्वायर। 1 बटे n बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मिला कि अगर हम R2 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब द्वितीय स्थिति में जो प्रतिरोध निकालेंगे, तो वह n स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा, R1। बात को समझिएगा। एक स्थिति मैंने आपको बताई कि जब किसी चालक तार की लंबाई में बढ़ोतरी की जाती है, n गुना लंबाई बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो जब लंबाई बढ़ा चुके आप, तो उस स्थिति में जो चालक तार का प्रतिरोध होगा वो 100% बढ़ेगा। तो उस स्थिति में जो चालक तार का प्रतिरोध होगा वह पहले चालक तार के प्रतिरोध के क्या होगा, n स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात जितने गुना लंबाई आप बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, आप सभी लोग समझिए। जैसे मैं कहूँ कि एक चालक तार का जो प्रतिरोध है, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है आपका, आप कह दीजिए 2 ओम है, और चालक तार की लंबाई में कितनी वृद्धि कर देते हैं, चालक तार की लंबाई को हम कई गुना बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम 4 गुना बढ़ा देते हैं। केवल इतनी बात कही जाए कि एक चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 2 ओम है और चालक तार की लंबाई में 4 गुने की वृद्धि कर दी जाती है। तो गुने की जो वृद्धि करें वो n की वैल्यू ही तो है। तो दूसरी स्थिति में आप बताइए, इस स्थिति में चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक। एक चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 2 ओम है, 4 गुना लंबाई बढ़ाने पर नए चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, अर्थात R2 निकालना है। तो आप सूत्र लगा देंगे, R2 बराबर n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 का स्क्वायर इंटू में प्रारंभिक प्रतिरोध कितना 2, तो R2 बराबर 4 का स्क्वायर 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 ओम। लंबाई को अगर 4 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 32 ओम हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को एक प्रश्न लेकर के भी यहाँ पर सॉल्व करा दिया। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर एक स्थिति और भी बन सकती है। कौन सी स्थिति बन सकती है, देखिए एक स्थिति और बन सकती है। यदि भाई जैसे मान लीजिए हम किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, तो बढ़ाए जाने पर चालक तार जो होगा बहुत पतला होगा, मतलब पहले की त्रिज्या की तुलना में जो अब त्रिज्या होगी वह कम हो जाएगी। तो जब ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि द्वितीय स्थिति में जो त्रिज्या हो जाए वो पहली त्रिज्या की तुलना में कितना हो जाए, 1 बटे n गुना हो जाए। यदि, ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा, यदि R2 बराबर R1 बटे n, तो चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर किसी चालक तार की ये लंबाई की बात ना की जाए, ये कहा जाए कि कोई चालक तार है और उसकी लंबाई में हम इतनी वृद्धि करते हैं कि जो चालक तार की त्रिज्या है वो पहले की त्रिज्या का 1 बटे n गुना हो गई है। मतलब 1 बटे n गुना का मतलब क्या होगा, त्रिज्या कम है तो होगी, बढ़ तो हो नहीं पाएगी, इसलिए 1 बटे n गुना किया गया है।
ठीक है। तो n गुना हो जाए तो द्वितीय स्थिति में चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको क्या करना है, मेरी बात को समझिए। आपने जो यहाँ पर R1/R2 की वैल्यू निकाली है वो आपकी क्या आई थी, तो आप कहेंगे A2/A1 आई थी। तो A2/A1 और इनटू में आया था L1/L2, ठीक। L1/L2 को आप चेंज कर लीजिए A1/A2 से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि L2/L1 जो होता है A1/A2 होता है। हमको चाहिए यहाँ पर L1/L2, तो जब L2 निकालेंगे तो A2/A1 मिल जाएगा। तो इसके स्थान पर A2/A1 लिखा जा सकता है, अर्थात इसे लिखा जा सकता है A2/A1 का होल स्क्वायर। बस ये क्षेत्रफल के पदों में हो जाएगा। अब चालक तार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा R1/R2, ध्यान से समझिएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, R1 पर भी स्क्वायर, R2 पर भी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं R2 बटे में R1 की होल पावर कितना, 4, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर और बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, बस हो गया। देखिए R1/R2, R1 किसी चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध है, R2 द्वितीय स्थिति का प्रतिरोध। जब लंबाई को बढ़ाएगा त्रिज्या में परिवर्तन देखने को मिला। जब त्रिज्या में परिवर्तन किया जाएगा तो ये वाला सूत्र लगा देना है, लंबाई में परिवर्तन किया जाएगा तो ये वाला सूत्र लगा देना। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू ये कह रहे हैं कि R2 की वैल्यू जो हो जाए वह R1 की कितनी हो जाए, 1/n हो जाए। और बटे में कितना है आपका, आप कहेंगे बटे में तो R1 है ही है। R2 की वैल्यू ये कह रहे हैं कि द्वितीय स्थिति में जो त्रिज्या हो जाए और होल पावर कितनी, तो होल पावर भी लगा लीजिए, होल पावर 4 है। तो ये R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 बराबर 1/n की पावर कितना हो जाएगा, 4, 1/n ही तो बचेगा ऊपर। अब देखिए जब द्वितीय स्थिति में हम प्रतिरोध निकालेंगे तो वो n की पावर 4 गुणे में कितना हो जाएगा, R1। समझ गए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तो चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आसान शब्दों में आप सभी लोगों को हम समझाने जा रहे हैं। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन का नाम है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा आप जान चुके हैं, अनुगमन वेग भी आप जान चुके हैं कि जब किसी चालक की सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं, तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वह उच्च विभव की ओर एक औसत ऊष्मीय वेग से गति करते हैं। वह जिस औसत ऊष्मीय वेग से गति करते हैं उसे कहते हैं अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को हम Vd इस संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक, ये अनुगमन वेग का संकेत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करने के लिए एक चालक लिया है, इसका नाम है PQ, जिसकी लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक के सिरों के बीच हमने क्या किया है, एक बैटरी को जोड़ दिया है ना, यानी हम कह सकते हैं कि V विभवांतर स्थापित कर दिया है। तो आप सभी को पता है कि जो चालक, जैसे चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धन आवेश के चलने की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर धन आवेश चलेगा तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर दिशा ये होगी आपकी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके विपरीत गमन करेंगे, मतलब इसके उल्टा ऐसे गति करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज लिख दी है कि माना चालक तार की लंबाई L और क्षेत्रफल कैपिटल है तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। प्रति एकांक आयतन का मतलब होता है प्रति मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो स्मॉल n है। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन क्यू से P की ओर गति करते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यू से P के दौरान लगा समय, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह Q से P के दौरान, जब Q से P की ओर आते हैं तो इस दौरान लगा जो समय हो जाएगा, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है भाई, दूरी बटे में चाल। अच्छा, Q से P के दौरान कितनी दूरी तय कर रहे हैं, जितनी चालक तार की लंबाई है। और किस गति के साथ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, अभी मैंने बताया अनुगमन वेग Vd, तो ये आपका हो गया Vd। इसको समीकरण थोड़ी देर के लिए एक मान सकते हैं आप। ठीक है, अब आपसे ये बताया गया कि चूंकि प्रति एकांक आयतन में, ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, वह कितनी है आप बताइए। तो आप कहेंगे स्मॉल n, मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह n है। तो चूंकि चालक का जो आयतन है इसलिए
चालक के आयतन, चालक का आयतन कितना होगा भाई, चालक का क्षेत्रफल अगर a है और लंबाई l है तो चालक का जो आयतन al में होगा, में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो मैं कहूँगा अगर 10 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 10 से आप एक वाले को गुणा कर देंगे, जितना 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉन होगी। तो एक प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो Al जो आयतन होगा आपका, चालक का आयतन Al ही तो होगा, तो Al में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे n इंटू में a इंटू में l। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। ठीक, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन Q से P के दौरान जब गति करते हैं, Q से P की तरफ आते हैं तो T समय लेते हैं, तो इस समय में जो प्रवाहित आवेश है, क्या लिखेंगे, नाउ T समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा निकाल लेंगे भाई, प्रवाहित आवेश कितना होगा, तो हमने पढ़ा है Q बराबर n इंटू में E, जहाँ n होता है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आप कहेंगे n इंटू में Al है और इंटू में E होता है, Q बराबर n ही तो होता है, n इंटू में E होता है, लेकिन यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इंटू में A इंटू में L, Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL है आपकी। ठीक है, तो ये कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हो गया इंटू में E होता है तो E हो गया। तो ये आवेश आपको पता चल चुका। ठीक है, जैसे ही आपको आवेश पता चल जाए उसके बाद आपको क्या निकाल लेना है, धारा निकाल लेना है, क्योंकि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है। ठीक है, तो आगे आप लिख लेंगे अब T समय में प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, अतः T समय में प्रवाहित विद्युत धारा, T समय में प्रवाहित विद्युत धारा निकालेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, Q/T, सभी लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए I बराबर Q की वैल्यू आ चुकी है स्मॉल n इंटू में Al और इंटू में आपका E और बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे T की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। Q से P के दौरान जो समय लगेगा वो L/VT लगेगा, तो लिखेंगे T बराबर, है ना, या ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 से T का मान रखने पर, T का मान रखने पर जैसे ही T का मान रखेंगे तो ये I बराबर हो जाएगा NaL इंटू में E और T की वैल्यू आपकी है L/VD, तो L से L अंश से अंश कैंसिल हो जाएगा। I बराबर ऊपर बचा N, फिर E लिख लेंगे, फिर A बचा और ये VD नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर एक आपके सामने रिलेशन निकल के आता है, I बराबर NeAVD। यहाँ पर इस रिलेशन में देखिए I भी है और VD भी है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग भी है। यही होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न आता है और इसी से लगा हुआ एक क्वेश्चन और अभी सॉल्व आपको करा दे रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा था धारा घनत्व, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा रिलेशन और फाइंड करेंगे, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग को VD से लिखते हैं में संबंध। ठीक, और आप लोगों को पिछली क्लास में आप लोगों को हम धारा घनत्व के बारे में बता चुके हैं कि धारा घनत्व बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि धारा घनत्व बराबर होता है I/A। धारा घनत्व जो होता है वह क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पर धारा की वैल्यू रख दीजिए भाई, आपने जो निकाली है, I बराबर कितना है NeAVD और बटे में A हो जाएगा, A से कैंसिल, तो J बराबर एक रिलेशन निकल के आएगा NeVD। इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, तो इस रिलेशन में आता है J और VD मतलब धारा घनत्व और अनुगमन वेग। तो जब आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि धारा घनत्व और अनुगमन में वेग में क्या संबंध होता है, तो आप कहेंगे J बराबर NeVD। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम सभी लोगों ने क्या सीखा, आज की इस क्लास में हम सभी लोगों ने यहाँ पर 2 से लेकर 3 बातें सीखी अच्छे तरीके से, और ये 2 रिलेशन भी यहाँ पर सीखे हम लोगों ने। तो हमें उम्मीद है कि छोटी सी क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।